अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं अपने कोर्स का। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताई थी कि आप अपने विजुअल प्रोग्रामिंग को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, और कुछ हमने जो इस इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट हमारे पास टैब्स और विंडोज़ वगैरह जो यूज़ हो रही हैं उनको हमने डिस्कस किया था। टूल बॉक्स की हमने बात की थी। उसके अलावा हमने कॉमन कंट्रोल्स में से कुछ हम कंट्रोल जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल, बटन्स, इनको हमने यूज़ किया। और फिर प्रॉपर्टी विंडो को हमने डिस्कस किया। सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे शायद हमने कोई बात नहीं की। चलें आज हम इसको देखते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर को देखते हैं। और प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर फिर मैंने आपको बताया था कि जो लेबल्स वगैरह हैं आप इनको ये जस्ट मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए हो रहे होते हैं, तो इसको हम नेम चेंज नहीं करते। बाकी टेक्स्ट फील्ड्स हैं और या बटन्स हैं, आप इस तरह के आप जो कंट्रोल्स यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप यूज़ करेंगे उनको आपने लाजमी तौर पर आपने उनका नेम जो है वो चेंज कर लेना है प्रॉपर्टी विंडो से जाके, और ताकि हम उसको जब कोडिंग के अंदर रेफ़र करें तो हम इजीली उसको रेफ़र कर सकें। और नेम जब आप रखें तो वो ज़रा मीनिंगफुल से नेम रखें, और जो एक स्टैंडर्ड प्रीफिक्स हैं उनको आप यूज़ करें। जैसे बटन से पहले BTN लगाएं, और टेक्स्ट फील्ड्स जो हैं आप उनको TXT से स्टार्ट करें। लेबल्स के अगर नेम चेंज करने हैं तो आप LBL से उनके नेम स्टार्ट करें। इस साथ अगर आपने चेक बॉक्स लगाना है तो CHK से उसका नाम स्टार्ट करें। कम्बो बॉक्स है तो CMB से स्टार्ट करें। तो इस तरह से आपने एक कन्वेंशन को फॉलो करते हुए आपने उनके नेम्स जो हैं वो रखने। वापस आ जाते हैं हम बुक की तरफ, और बुक में जो है जस्ट यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन आ गया, ये उसने आपको डिफरेंट विंडोज़ वगैरह बता दी। इसके अलावा विजिट्स की वो बात कर रहा है। विजिट्स बेसिकली विंडोज़ गैजेट्स की एब्रीवेशन है। तो आप इसके अंदर डिफरेंट विजिट्स बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं जिनको कंट्रोल भी कहा जा सकता है। हम उनको कंट्रोल कह लेते हैं ज़्यादातर, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेबल्स हैं, बटन्स हैं, वो कंट्रोल कहलाते हैं। या आप उनको विंडोज़ गैजेट्स या विजिट्स भी उनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है। जो कॉमन कंट्रोल है जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर लेबल है। लेबल जैसे कि मैंने भी आपको बताया यहाँ पे भी है कि अनएडिटेबल टेक्स्ट यानी कि जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ हो रहा होता है, या आप उसके अंदर इमेजेस जो है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपने यूज़र से डाटा लेना है। लेकिन आमतौर पे जो टेक्स्ट फील्ड जो होती है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है जस्ट ये सिंगल लाइन इनपुट के लिए होता है, और हम इसके अंदर मल्टी लाइन इनपुट हम नॉर्मली नहीं लेते। हाँ, अगर आप लेना चाहें तो आप इसका बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको मल्टी लाइन पे ले जा सकते हैं। फिर बटन है, आप बटन्स को आप यूज़ करते हैं नॉर्मली डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए। जैसे नॉर्मली हमारा जो इवेंट होता है वो क्लिक का होता है, तो आप उस इवेंट को ट्रिगर कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस हैं जो मल्टीपल इनपुट्स के लिए, ज़ीरो और मल्टीपल इनपुट्स के लिए हमारे यूज़ होंगे। कम्बो बॉक्स हैं जिनके अंदर आपके पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, इसमें से आप डिफरेंट आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल सिलेक्शंस एट अ टाइम आप कर सकते हैं। पैनल्स हैं और न्यूमेरिक अप डाउन है। तो ये डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जो आप अपने अपने GUI के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, उसमें कुछ कंट्रोल्स जो हैं सम बेसिक GUI कंट्रोल्स हैं उसने यहाँ पे मेंशन किए हुए। विंडोज़ फॉर्म की हम बात करते हैं। फॉर्म के मुतालिक कुछ मैंने आपको बताया था कि फॉर्म जो है वो हमारे पास एक कंटेनर कंट्रोल होता है। कंटेनर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसके ऊपर और डिफरेंट कंट्रोल्स जो हैं वो आप प्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसको कंटेनर कंट्रोल कहा जाता है। और फॉर्म जो है वो आपके पास कोई एक डायलॉग हो सकता है, जैसे प्रिंट का डायलॉग है, ठीक है, कलर का डायलॉग है, तो या सेव का डायलॉग है, ओपन का डायलॉग है, वो बेसिकली वो फॉर्म ही होते हैं। या कोई आपके पास कोई एक नॉर्मल विंडो हो सकती है जिसके अंदर आप अपने को कंटेंट्स डिस्प्ले करवा सकते हैं, या फॉर्म आपका MDI फॉर्म भी हो सकता है। MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस को कहते हैं, जिसके अंदर आपने मल्टीपल डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो बनाए हुए होते हैं। हमने जो अभी काम किया था, हमने जस्ट एक ही फॉर्म बनाया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर जस्ट एक ही फॉर्म हो। आम तौर पर हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं,
और वो फॉर्म आपके पास एक मेन पेरेंट फॉर्म के अंदर ओपन हो रहे होते हैं, उस फॉर्म को हम MDI कहते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन पेरेंट फॉर्म होगा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इसके ऑपोजिट जो है MDI का जो ऑपोजिट है वो SDI होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस या ठीक 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 है, थैंक यू। इसे लॉक कर दें बेटा दरवाजे को। तो MDI का जो ऑपोजिट है वो SDI है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। जैसे अभी हमने जो अपना काम किया है उसके अंदर जस्ट हमने एक ही फॉर्म बनाया है, तो वो हमारा सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कहलाता है। तो जो हमारी बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कोई कैलकुलेटर लाइक एप्लीकेशन आपने बनाई हुई है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो बड़ा सिंपल सा काम कर रही है, तो वो आमतौर पर हमारी SDI होती हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो MDI होती हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस वाली एप्लीकेशंस होती हैं, जिनके अंदर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं और वो एक मेन पेरेंट फॉर्म के अंदर ओपन हो रहे होते हैं। कंट्रोल जितने भी हैं हमारे, वो आई कंपोनेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और इंटरफेस के मुतालिक आप लोग जानते ही हैं कि इंटरफेस के अंदर हमारे पास जो है वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक होते हैं, और हम डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। और जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो वो क्लास बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन कर रही होती है कि मैंने अब इस इंटरफेस जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ उसके तमाम मेथड्स की मैंने इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो वो हमारे पास इंटरफेस कहलाता है। तो हमारे जितने भी कंट्रोल्स हैं वो बेसिकली आई कंपोनेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और button label has a graphical representation at the runtime. Some components lack the graphical representation। जी बिल्कुल, जैसे टाइमर की यहाँ पे वो आपको एग्जांपल दे रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं वो बेसिकली जब आप अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं तो वो एप्लीकेशन रन होते वक्त वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। जैसे आपको लेबल नज़र आ रहे हैं, आपको टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही हैं, आपको बटन नज़र आ रहे हैं, ये देखें आपके सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आपको कंपोनेंट्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने बेसिकली उसके अंदर वैल्यू एंटर नहीं की थी, मैंने बटन पे क्लिक कर दिया तो वो आपको एक एक्सेप्शन दे रहा है। इसके मुताबिक मैं भी आपको बताता हूँ। तो कुछ कंट्रोल हमारे ऐसे होते हैं जो कि रन टाइम पर विजिबल नहीं होते। वो जैसा कि टाइमर कंट्रोल है हमारे पास। तो टाइमर कंट्रोल जो है ये हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल है, आप सर्च कर सकते हैं ऊपर, वरना यहाँ पे ऑल कंट्रोल के अंदर पड़ा हुआ है। टाइमर कंट्रोल जो है ये बैकएंड के ऊपर चल रहा होता है। जैसे आपने डबल क्लिक किया तो टाइमर यहाँ पे उसने उसको प्लेस कर दिया, ये बैकएंड के ऊपर चल रहा होगा। और आप कोई भी टास्क जो भी टाइम डिपेंडेंट टास्क अगर आपको परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो वो आप टाइमर के साथ आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो टाइमर रन टाइम पे आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ तो टाइमर लगा हुआ है, अभी ऑल्दो कि मैंने सिर्फ कोडिंग वगैरह नहीं की, लेकिन टाइमर आपको रन टाइम पे कहीं पर डिस्प्ले नहीं होगा, ये बैकएंड के ऊपर जो है वो चल ज़रूर रहा होगा। और जो भी आपने टास्क इसके अंदर परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो परफॉर्म भी हो रहे होंगे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि वो जो टास्क आप परफॉर्म करवा रहे हैं वो विजिबल हो, वो नज़र आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यूज़र को जो है वो 10 सेकंड गुजरने के बाद उसको एक मैसेज मिलना चाहिए, या 2 मिनट के बाद उसको एक मैसेज मिलना चाहिए, या एक कंट्रोल है वो मूव करना चाहिए, हर 1 सेकंड के बाद वो कंट्रोल हमारा मूव हो। तो टाइमर तो का कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस टाइमर कंट्रोल से जो आपने जो टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं वो हमारे लिए ज़रूर विजिबल हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपको यही बता रहा है कि कुछ कंट्रोल्स हमारे ऐसे हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं होती। ठीक है, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, वो बैकएंड के ऊपर हमारे कंट्रोल्स हैं वो चल ज़रूर रहे होंगे, अपना जो है वो एक्शन ज़रूर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आगे वो यहाँ पे टूल बॉक्स की बात कर रहा है। टूल बॉक्स के मुतालिक मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही होती है, व्यू मेन्यू में है। अगर आपसे क्लोज हो जाए तो व्यू मेन्यू से आप अपने टूल बॉक्स को जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उसने सारे कंपोनेंट्स बता दिए जो टूल बॉक्स के अंदर है। ऑल विंडोज़ फॉर्म, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे कैटेगराइज व्यू आ रहा है, जिसके अंदर आपके पास कॉमन कंट्रोल है, कंटेनर कंट्रोल्स हैं, मेन्यूज वगैरह वगैरह, यहाँ पे सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक्टिव विंडो एंड फोकस की वो बात कर रहा है। एक्टिव विंडो वो होती है जिसके पर हमारा कंट्रोल होता है और वो विंडो हमारी हाईलाइटेड होती है। जैसे इस पर हमारा कंट्रोल है, ये वाली विंडो हमारी एक्रोबेट रीडर जो है वो हमारे पास ओपन है, तो ये हमारे पास एक एक्टिव विंडो है। दूसरी कोई विंडो जो बैकएंड के ऊपर है, बैकग्राउंड पर है, वो हमारी एक्टिव नहीं होगी।
और जो एक्टिव होगी ऑब्वियसली उसके ऊपर फोकस होगा तो वो एक्टिव होगी। तो आप इसी तरह से अपने डिफरेंट फॉर्म्स को आप उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, उनके ऊपर आप फोकस वगैरह जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। ऑटो जनरेटेड कोड, ऑटो जनरेटेड कोड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे होते हैं, इस टाइमर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, जब भी आप अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल्स जो है वो आप प्लेस कर रहे हैं। इन कंट्रोल्स के पीछे काफ़ी सारा कोड खुद ब खुद जनरेट हो रहा होता है, वो ऑटो जनरेटेड कोड हमारा कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ऑटो जनरेटेड कोड देखने के लिए आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे। मैं प्रॉपर्टी विंडो को ऑटो हाइड कर रहा हूँ और सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आके मैं इसको पुश पिन कर देता हूँ। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर सबसे ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और उसके बाद आपको एक सोल्यूशन नज़र आ रहा है, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे और डिफरेंट फोल्डर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। यहीं पर एक फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, form1.cs। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास है form1.designer.cs फाइल। जब आप designer.cs को जब आप ओपन करेंगे तो ये इसके अंदर काफ़ी सारा कोड है, 138 लाइन्स का कोड है। इसके अंदर बेसिकली आपका ऑटो जनरेटेड कोड होता है। ठीक है, और अगर आप इसको एक्सपेंड करें यहाँ से तो यहाँ पे देखिए लिखा भी नज़र आ रहा है विंडोज़ फॉर्म डिज़ाइनर जनरेटेड कोड। ये कोड आपने नहीं किया, ये कोड ऑटो जनरेटेड है। जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे उसने कमेंट के अंदर भी जो है वो लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड मेथड फॉर डिज़ाइनर सपोर्ट, डू नॉट मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ दिस मेथड विद द कोड एडिटर। कि ये जो आपका मेथड है इसको आप कोड एडिटर के ज़रिए यानी कि खुद से टाइप करके आप इसको मॉडिफाई ना करें। और ये मेथड जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इनिशियलाइज कंपोनेंट मेथड, ये वही मेथड है जो कल हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे। फॉर्म में जब आप आते हैं, एक तो फॉर्म का डिज़ाइन व्यू है ना, डिज़ाइन व्यू नहीं, जब आपसे कोड व्यू में आते हैं, जब आपसे कोड व्यू में आते हैं जो 7 टैब ओपन भी है, तो यहाँ पर इसका एक क्लास, इसके जो है वो कंस्ट्रक्टर आ रहा है, फॉर्म 1 का कंस्ट्रक्टर आ रहा है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वो एक मेथड कॉल कर रहा है इनिशियलाइज कंपोनेंट मेथड। फॉर्म 1 का कंस्ट्रक्टर, आप लोग जानते हैं कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके अंदर आप जो भी कोड आपने लिखा हुआ है वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर वो एक मेथड कॉल कर रहा है इनिशियलाइज कंपोनेंट मेथड। तो ये इनिशियलाइज कंपोनेंट मेथड जो है वो बेसिकली आपके पास designer.cs फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। ये इनिशियलाइज कंपोनेंट है जिसके अंदर ऑटो जनरेटेड कोड है, और जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आपने जो है कौन कौन से उसके ऊपर कंपोनेंट्स अपने फॉर्म के ऊपर लगाए हैं, बटन लगाया है, आपने एक टेक्स्ट फील्ड लगाई है, इसका नाम रिजल्ट रखा है, फिर एक और टेक्स्ट फील्ड है, एक और टेक्स्ट फील्ड है, फिर लेबल है, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और फिर आगे बटन से मुतालिक कि भाई बटन है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कि बटन का साइज़, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसका मार्जिन, उसका नेम, साइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली ऑटो जनरेटेड है। फिर टेक्स्ट फील्ड आ जाती है कि ये टेक्स्ट फील्ड जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दूसरी टेक्स्ट फील्ड है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको एक एक टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे बताई जा रही हैं। लेबल्स के मुतालिक जो है वो आपको बताया जा रहा है। ये सारे कंपोनेंट्स जो आप अपने फॉर्म के ऊपर प्लेस करते हैं बेसिकली उनसे मुतालिक जो है वो ऑटो जनरेटेड कोड यहाँ पर आ रहा है। 2 मिनट ठहरे, अजान हो रही है, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो ये जो हमारे पास designer.cs फाइल है इसके अंदर ऑटो जनरेटेड कोड है, और जो भी हम कंट्रोल अपने फॉर्म के ऊपर प्लेस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ कोड जो है वो लाजमी तौर पर उसकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। जैसे भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि अभी इस ऑटो जनरेटेड कोड के अंदर 139 हमारे पास 9 ऑफ कोड है। तो अगर सपोज करें कि जी मैं यहाँ पे एक बटन में और लगा लेता हूँ, एक बटन और लगा लेता हूँ, एक चेक बॉक्स में और लगा लेता हूँ, ये मैंने कुछ कंट्रोल्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब अगर आप designer.cs के अंदर आएंगे तो देखें यहाँ पे लाइन ऑफ कोड जो है हमारा इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसने वो जो मैंने अभी कंट्रोल ऐड किए हैं उससे रिलेटेड देखें ये चेक बॉक्स, उसका कोड भी यहाँ पर आ गया, बटन 2 का भी कोड यहाँ पर आ गया। जो जो कंट्रोल्स आप लगाते जाएंगे सबका कोड जो है वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो ये हमारे पास एक designer.cs फाइल है। जब आप फॉर्म को ओपन करेंगे फॉर्म 1 को, तो उसके अंदर जो है वो designer.cs फाइल जो है वो आ रही होगी, और साथ उसके साथ एक रिसोर्सेज की फाइल भी है जिसके अंदर आप अपने कोई रिसोर्सेज वगैरह जो है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। program.cs फाइल है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी देर बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे, शायद इसी लेक्चर में या इससे नेक्स्ट पार्ट में। वापस आ जाते हैं जी बुक पे। तो ये ऑटो जनरेटेड कोड है जिसके मुतालिक वो यहाँ पे बता रहा है।
और पार्शियल क्लास का यहाँ पे जिक्र कर रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था कि पार्शियल क्लास क्या होती है, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है। पार्शियल क्लास इज़ अ क्लास that is split among the multiple files and assembled into a single class by the compiler। कि आपकी एक ऐसी फाइल जो जो मल्टीपल क्लासेस के अंदर या मल्टीपल फाइल्स के अंदर जो स्प्लिट होती है वो पार्शियल क्लास कहलाती है। जैसे भी अगर आप देख ही लें, यहीं पर ही अगर आप देख लें तो आपका डिज़ाइन जो है वो एक अलग फाइल में पड़ा हुआ है, यहाँ पर है। ऑटो जनरेटेड कोड आपका यहाँ पर है, ठीक है। और जो इवेंट्स जो आप इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं वो एक अलग फाइल के अंदर, इवेंट्स अलग हैं, डिज़ाइन उसका अलग है, और designer.cs जो ऑटो जनरेटेड कोड बना रहा है वो अलग है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग फाइल्स के अंदर हैं। लेकिन जब हम इनको रन करेंगे तो हमारा कंपाइलर, रन टाइम एनवायरनमेंट इन तमाम फाइल्स को कंबाइन करके हमारी एप्लीकेशन को हमारे लिए रन करेगा, ठीक है। इन कंट्रोल्स को मैंने डिलीट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है, पार्शियल क्लासेस के मुतालिक बात कर रहा है। फिर है जी कॉमन फॉर्म प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड टू क्रिएट अ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन जनरली। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है बनाई जाती हैं और साथ इवेंट्स एसोसिएट किए जाते हैं। 3 स्टेप्स हैं, आई थिंक कल भी हमने ये डिस्कस किए थे। तीसरा स्टेप क्या है कि सेट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़, स्टेप्स टू बिल्ड अ विंडोज़ ऐप। आपने यूआई डिज़ाइन करनी है, यूआई डिज़ाइन करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज़ सेट करनी है। और तीसरा स्टेप जो आई थिंक कल शायद मैं नहीं लिख सका, वो ये है कि आपने कोड अटैच करना है इवेंट्स के साथ, ठीक है। अटैच कोड विद रिक्वायर्ड इवेंट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने हर इवेंट के साथ ही आप कोड अटैच करें। इवेंट तो बेशुमार हैं, बेतहाशा इवेंट्स हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर आते हैं, अगर आप इसी को ही देख लें, बटन को ही अगर आप सेलेक्ट कर लें, तो अगर आप प्रॉपर्टी विंडो में आएँ और अगर आप इसके इवेंट निकाल लें तो ये सम के बटन के इतने सारे इवेंट्स हैं। अब हमने हर इवेंट पर तो काम नहीं ना करना, तो जिस इवेंट पर काम करना है उस इवेंट से रिलेटेड आपसे कोड अटैच करना है। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखी है। तो थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास से बनता है कि आपने अपना कोड अटैच करना है, जो कोड आप किसी भी इवेंट के ट्रिगर होने के केस में आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जब यूज़र बटन पर क्लिक करे तो ये वाला काम हो जाए, तो फिर आप वो वाला कोड आप इसके बटन के क्लिक इवेंट के पीछे जो है वो आप लिख देंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट यहाँ पर टेबल के अंदर वो आपको बता रहा है फॉर्म प्रॉपर्टीज़, मेथड्स एंड इवेंट। कुछ फॉर्म की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जिनमें एक्सेप्ट बटन है, ऑटो स्क्रॉल, कैंसिल बटन, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, फॉन्ट एंड टेक्स्ट। इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो एक्सेप्ट बटन क्या होता है, इधर आ जाए जी। एक्सेप्ट बटन, अगर आपने अपने फॉर्म के ऊपर मल्टीपल बटन्स लगाए हुए हैं तो एक्सेप्ट बटन आपको तब समझ में आएगा जब आपने मल्टीपल बटन जो है वो अपने फॉर्म के ऊपर लगाए हुए। चले मैंने यहाँ पे 3 बटन जो है लगा लिए, और जब आप इस तरह से ड्रैग करके अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तो उनमें से वो ऑब्जेक्ट जिसको वाइट कलर के जिसके साथ बॉक्सेस हैं, अगर आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो सब का साइज़ उसके बराबर कर देगा, ठीक है। हाइट, विड्थ जो भी आप रखना चाह रहे हैं, तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से सेम साइज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बटन 2 आ गया जी हमारे पास। बटन 2 मैं इनके नाम वगैरह नहीं चेंज कर रहा क्योंकि मैं बड़ा सिंपल सा काम आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। नाम वगैरह चेंज करने में टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो ये बटन 2 है, प्रॉपर्टी विंडो जो है वो हम कर लेते हैं। और मैं चले बटन 2 को जो है वो मैं डिफ़ॉल्ट बटन बनाना चाह रहा हूँ फॉर्म का। तो हम प्रॉपर्टीज़ निकाल लेते हैं। तो आप फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्म को में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक एक्सेप्ट बटन की प्रॉपर्टी होगी जो आप जिसके ज़रिए से आप फॉर्म का एक डिफ़ॉल्ट बटन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया एक्सेप्ट बटन को, तो यहाँ पे आपको बटन सम, बटन 1, बटन 2 सब आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं बटन 2 को रखना चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक्सेप्ट बटन होगा। अब देखें इसने इसको हाईलाइट कर लिया। अगर आप किसी और बटन को करेंगे तो वो उसको हाईलाइट कर लेगा। ये बटन 1 ये डिफ़ॉल्ट बटन है। जैसे ही आपके पास फॉर्म आएगा और अगर आप माउस को यूज़ किए बगैर अगर आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने बटन 1 को सिलेक्ट किया है, क्योंकि बटन 1 हमारा एक्सेप्ट बटन है। अगर आप बटन 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं एक्सेप्ट बटन के तौर पे, तो फिर जब हमारी एप्लीकेशन रन हो रही होगी और अगर आप एंटर को प्रेस करते हैं
माउस को यूज़ किए बगैर ये समझा जाएगा कि जैसे आपने बटन 2 को प्रेस किया है, क्योंकि ये हमारा एक्सेप्ट बटन बन गया। इसके पीछे हम छोटा सा कोड अटैच कर लेते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, से कोड विंडो में आ गया। मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लगा रहा हूँ जस्ट आपको ये शो कराने के लिए कि यहाँ पर हमारा बटन 2 जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने मैसेज बॉक्स डॉट शो उसका मेथड मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यू क्लिक्ड ऑन बटन 2, ऐसा कर लेते हैं बटन 2। तो अब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करें। कंट्रोल जी मेरा इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर है, पहले यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे क्यों आ रहा था। देखें सम बटन को उसने हाईलाइट किया होगा, इस टाइम हमारा ये वाला बटन जिसके ऊपर कंट्रोल है, ऐसा क्यों है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बटन डिज़ाइन पर आप आएँ, इस बटन को सेलेक्ट करें। तो बेसिकली हर कंट्रोल की ना एक टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है। टैब इंडेक्स हमें ये बता रहा होता है कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो कंट्रोल सबसे पहले कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। जिसका टैब इंडेक्स 0 होगा हमारा कंट्रोल उसके ऊपर होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने फॉर्म के ऊपर लगाया ये वाला बटन होगा, इसलिए इसका टैब इंडेक्स 0 है। इसका टैब इंडेक्स देख लें, इसका टैब इंडेक्स जो है वो 3 है, इसका टैब इंडेक्स जो है वो 2 है, फिर 1 है, फिर इसका टैब इंडेक्स 8 है और इसका टैब इंडेक्स जो है वो 7 है। इसका टैब इंडेक्स 0 होगा, सबसे पहले कंट्रोल उसके ऊपर होगा, इसलिए इसके ऊपर कंट्रोल आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर मैं अपने फील्ड पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैं अभी कंट्रोल इस पर है नो डाउट, क्योंकि इसका टैब इंडेक्स 0 है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लिया, मैंने कंट्रोल वहाँ से हटा दिया, तो देखें अब इसने इसको सेलेक्ट कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट। अब जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे मैंने बटन 2 के ऊपर जो है वो मैंने क्लिक किया, ये हमारा एक्सेप्ट बटन है। जैसे कि आप लोग अपना ईमेल पासवर्ड देने के बाद आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक नहीं करते, बल्कि आप वहाँ पर एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं, तो वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट बटन होता है जो साइन इन का बटन होता है, उसको हम एक्सेप्ट बटन कहते हैं। एक्सेप्ट बटन के साथ साथ एक और बटन होता है जिसको कैंसिल बटन कहा जाता है, फॉर्म का कैंसिल बटन है। फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में आए तो एक्सेप्ट बटन के साथ इसके अपोजिट एक बटन है कैंसिल बटन। ये बटन हमारा तब एग्जीक्यूट समझा जाएगा जब यूज़र एस्केप का बटन प्रेस करेगा, एस्केप का बटन। तो मैं यहाँ पर कैंसिल बटन पे लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल बटन 1, और बटन 1 के ऊपर भी जो है वो मैं कोडिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, और मैं इधर कर रहा हूँ कि जी यू क्लिक्ड ऑन एस्केप, एस्केप बटन। तो ये देखें जी, जब हम उसको रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो एक्सेप्ट बटन हमारा बटन 2 है, और एस्केप बटन जैसे मैं कीबोर्ड से, मेरा माउस साइड पर है, मैं जैसे कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाऊंगा तो वो ऐसा समझा जाएगा कि जैसे आपने बटन 1 के ऊपर क्लिक किया। जैसे अमूमन हम फॉर्म को क्लियर करने का काम जो है वो हम कर रहे होते हैं, तो जैसे यूज़र एस्केप का बटन प्रेस करता है तो आप चाहते हैं कि जी फॉर्म के ऊपर जो भी एंट्रीज़ की गई हैं वो क्लियर हो जाएं, तो उसके लिए जो है आप एक कैंसिल बटन जो है वो आप रख सकते हैं। तो एक्सेप्ट बटन आ गया, कैंसिल बटन इसमें नहीं था लेकिन मैंने आपको अलग से बता दिया। ऑटो स्क्रॉल की प्रॉपर्टी है जी नेक्स्ट, ऑटो स्क्रॉल, अच्छा नहीं कैंसिल बटन भी नीचे दिया हुआ है, चलो ये मैंने पहले बता दिया आपको। ऑटो स्क्रॉल है, ऑटो स्क्रॉल में ये होता है कि अगर आपने अपने फॉर्म के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी फॉल्स होती है, मतलब ट्रू नहीं होती। ऑटो स्क्रॉल इधर देख लेते हैं, देखिए बटन को मैंने सेलेक्ट किया था, ऑटो स्क्रॉल नहीं मुझे मिल रहा। फॉर्म की प्रॉपर्टी की हम बात करें तो फॉर्म को हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऑटो स्क्रॉल है जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी कंट्रोल सपोज ऐसा लगाया है जो इस फॉर्म की से बाहर निकल रहा है, तो इधर देखें बटन आपको फील तो हो रहा है कि अभी कोई ऑब्जेक्ट बाहर है यहाँ पर, लेकिन वो आपको शो नहीं कराएगा। अगर आप इसका ऑटो स्क्रॉल ऑन कर लेते हैं, फॉर्म को सेलेक्ट करें और ऑटो स्क्रॉल को अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं, तो अब देखें यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉल बार जो है वो ऐड कर दिया। अगर यही कंट्रोल नीचे चला जाता है, अगर सपोज थोड़ा हम इसको नीचे निकाल देते हैं, तो आपका एक इस जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो भी आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कंट्रोल आपके कहाँ पर हैं, तो वो हॉरिजेंटल वर्टिकल स्क्रॉल बार खुद से ही जो है वो इधर ऐड कर देगा। तो ये ऑटो स्क्रॉल है। अगर ऑटो स्क्रॉल फॉल्स है तो अगर कोई कंट्रोल बाहर नहीं है तो वो स्क्रॉल बार नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने उसको वैसे ही फॉल्स कर दिया है तो अगर कंट्रोल बाहर भी होगा तो भी वो स्क्रॉल बार ऐड
नहीं करेगा। तो ये ऑटो स्क्रॉल को मैं, इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, इसको मैंने फॉल्स कर दिया। ऑटो स्क्रॉल कैंसिल बटन हो गया, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है, फॉन्ट है एंड टेक्स्ट है। तो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, जब आप फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी आ जाती है जी, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल एफ में आ जाए। फॉर्म बॉर्डर स्टाइल साइजेबल है। साइजेबल का मतलब ये है कि जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है तो आप अपने फॉर्म के साइज़ को रन टाइम पर आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये साइजेबल है। अगर आप इसको फिक्स कर देंगे, अब फिक्स में भी डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं, फिक्स सिंगल भी है, फिक्स 3D भी है, फिक्स डायलॉग भी है। तो इसमें ये सिंगल है और 3D करेंगे तो वो 3D स्टाइल में आपको फॉर्म नज़र आएगा, ये 3D स्टाइल है इसका। लेकिन फिक्स्ड है, रन टाइम पर आप इसको साइज़ चेंज नहीं कर सकते। इस तरह फिक्स डायलॉग है, जब आप फिक्स डायलॉग में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये आइकन वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये फिक्स डायलॉग स्टाइल है इसका। फिर साइजेबल है, जो नॉर्मली था बाय डिफ़ॉल्ट साइजेबल होता। फिक्स टूल विंडो, फिक्स साइजेबल टूल विंडो, तो ये टूल विंडो है हमारे पास, वो ऑटोमेटिकली कुछ कंपोनेंट्स को जो है वो यहाँ से ऑफ कर देता। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये साइजेबल होता है। तो ये इसका फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है। फिर आगे आ रहा था इसका फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से आप फॉर्म का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और फॉर्म के जब आप फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो उसके ऊपर जितने भी कंट्रोल आपने लगाए हुए उन सब का जो है वो स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएंगे। बेसिकली ये फॉन्ट स्टाइल इनहेरिट हो जाएगा। तो आप जो भी रखना चाहें आप जी रख लें यहाँ पर। उसके बाद प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। फॉर्म का जो टेक्स्ट है, जैसे हम यहाँ पर आ रहे हैं, फॉर्म का टेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा आ रहा है। बेसिकली टेक्स्ट आपका यहाँ पे अपेयर हो रहा होता है। ये जो आपके पास एक आइकन है, आइकन के साथ आपके पास टेक्स्ट अपेयर हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप जो भी करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया जी कैलकुलेटर, तो यहाँ पर आपका ये कैलकुलेटर वाला टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से डिफरेंट इसके टेक्स्ट वगैरह जो है वो आप इसका जो भी रखना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। कल हमने इनके साथ भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ किया था कि जो कुछ भी इस फील्ड के अंदर लिखा हुआ है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा है, उसको फैच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम जो है वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉमन कंट्रोल्स, उसके मेथड्स और इवेंट्स आ रहे हैं। इसको फिर मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।